नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे परामर्श के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी निर्देशन के बारे में, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे परामर्श के बारे में। कई विद्यार्थियों का मानना था कि निर्देशन और परामर्श बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हमने निर्देशन और परामर्श के अंतर के बारे में बताया। आप प्रोफाइल में चेक करेंगे जो मिल जाएगा आपको। और आज हम बताएंगे परामर्श किसे कहते हैं और ये निर्देशन से किस प्रकार भिन्न है, परामर्श की विशेषताएं क्या है और परामर्श की आवश्यकता और महत्व क्यों है हमारे जीवन में। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि परामर्श की आवश्यकता क्या है, परामर्श के परिभाषा के बारे में कि परामर्श वास्तविक में कहते किसे हैं। हम सामान्य शब्दों पे सुनते आते हैं कि फला व्यक्ति के समस्या के लिए फला व्यक्ति का परामर्श लेने जा रहा हूँ, मुझे परामर्श की आवश्यकता है, मुझे कोई चिंता सता रही है जिसके लिए परामर्श चाहिए मुझे। लोग बात बात में परामर्श देने और लेने की बात करते हैं, लेकिन क्या परामर्श इतना आसान है? इस बात को नकारते हुए मैं इसमें शुरू करूंगा कि मायर्स महोदय ने परामर्श को परिभाषित करते हुए कहा है कि परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। हम दैनिक जीवन में सबसे परामर्श ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मायर्स महोदय क्या बोलते हैं कि एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विशेष प्रकार की, कौन सी सहायता? विशेष प्रकार की सहायता। आखिर परामर्शदाता होता कौन है, परामर्श देता कौन है? तो जो परामर्श देने वाला है उसको हम परामर्शदाता कहते हैं, और जो परामर्श लेने वाला है उसे परामर्श प्रार्थी या उपबोध कहते हैं या समस्यात्मक व्यक्ति कहते हैं जिसकी वो समस्या है। लेकिन जो परामर्श देता है उसको हम परामर्शदाता कहते हैं। परामर्शदाता कौन होता है? इसके पहले हमने निर्देशन में पढ़ा था कि निर्देशन कभी भी किसी के द्वारा और कहीं भी दिया सकता है, यानी कहीं भी कभी भी किसी के द्वारा दिया गया निर्देशन होता है। लेकिन जो परामर्श होता है, परामर्श केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो उस विषय का विशेषज्ञ हो या उस विषय क्षेत्र में प्रबुद्ध हो, होशियार हो, वही व्यक्ति परामर्श दे सकता है। हर व्यक्ति परामर्श नहीं दे सकता। उस परामर्श के लिए उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में अनुभवी होना जरूरी है, एक अच्छा मनोचिकित्सक होना जरूरी है। ऐसे सामान्य सत्य परामर्श नहीं दे सकते हम। परामर्श के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परामर्श के लिए एक योग्य, अनुभवी और विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है जो परामर्शदाता का या काउंसलर का काम करता है। तो आइए जानते हैं दूसरी परिभाषा के बारे में कि टेक्सलर महोदय का क्या कहना है कि परामर्श एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या समाधान के लिए किया गया प्रयास है। जो परामर्शदाता होता है वो प्रयास करता है अपने सामने वाले परामर्श प्रार्थी की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और प्रार्थी उसको मानता है और उसके बाद उसके समस्या का समाधान होता है। यानी कि हम दोनों में मोटे मोटे तौर पे अंतर देखें तो निर्देशन क्या था? निर्देशन कभी भी किसी के माध्यम से कहीं भी दे सकते थे, लेकिन जो परामर्श की प्रक्रिया है, परामर्श एक अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा, अनुभवी व्यक्ति द्वारा या अच्छे मनोवैज्ञानिक द्वारा ही परामर्श दिया जा सकता है। हर व्यक्ति परामर्श नहीं देता। एक छोटा बच्चा आपको परामर्श नहीं दे सकता, लेकिन निर्देशन जरूर दे सकता है। यानी निर्देशन हर व्यक्ति दे सकता है, लेकिन परामर्श कौन देगा? जो उस विषय का विशेषज्ञ होगा, उस क्षेत्र में, उस कार्य में निपुण होगा, अनुभवी होगा। अक्सर आप देखते हैं कि हम सलाह लेने किससे आते हैं? सलाह और परामर्श में थोड़ा सा अंतर है। हम सलाह किससे लेते हैं? अगर हमें किसी जमीन के विवाद के बारे में समस्या हुई, कोई विवाद में हम फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में सलाह किसे लेंगे? जो जमीन के विवादों के बारे में या उसके मामलों के बारे में होशियार होता है, उससे हम सलाह लेते हैं। जब उस व्यक्ति सलाह लेते हैं तो ये परामर्श होता है। और जब हम किसी सामान्य व्यक्ति से सलाह लेते हैं, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, भाइयों से, वो एक निर्देशन होता है। मतलब सलाह आप किसके पास ले रहे हैं? अगर अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो उस विषय के बारे में ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, तब वो परामर्श कहलाएगा। और सामान्य जनमानस से आप ले रहे हैं सलाह या किसी व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं तो वो निर्देशन कहलाएगा। फिर से रिपीट करूंगा कि किसी भी समस्या की सलाह अगर सामान्य व्यक्ति से ले रहे हैं तो वो निर्देशन कहलाएगा, और वही सलाह यदि किसी उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति से ले रहे हैं तो वो परामर्श कहलाएगा। अब जानते हैं परामर्श की कुछ विशेषताओं के बारे में कि परामर्श की विशेषताएं क्या है। क्योंकि हमें ज्ञात है छोटी मोटी की समस्याओं के लिए हम निर्देशन प्रक्रिया का सहारा लेते हैं,
यानी जो सामान्य जन समस्याएं हैं, जो सामान्य तौर पे जीवन में छोटी छोटी समस्या आती है, उनके समाधान के लिए हम निर्देशन प्रक्रिया का सहयोग लेते हैं। लेकिन जब समस्या जटिल हो जाए, गंभीर हो जाए, बड़ी हो जाए, ऐसे स्थिति में हमको परामर्श का सहयोग लेना पड़ता है, यानी परामर्श लेना पड़ता है। यूं कहें कि निर्देशन एक निम्न इकाई है या निम्न समस्याओं के लिए, छोटी समस्याओं के लिए, लेकिन परामर्श जटिल और गंभीर समस्याओं के लिए परामर्श लेना पड़ता है। आइए जानते हैं परामर्श की विशेषता के बारे में। तो मैंने कुछ विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर विशेषताओं के बारे में बता सकूं। इसके अलावा अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं जिसका वर्णन आप आगे देखेंगे या एग्जाम्पल के तौर पर सुन पाएंगे। तो सबसे पहली विशेषता आती है परामर्श की, दो पक्षों का समावेश। परामर्श में क्या होता है? दो पक्ष का समावेश है। दो पक्ष होते हैं। एक कौन होता है? परामर्श प्रार्थी, जिसको हम उपबोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपबोध बोलते हैं। और दूसरा होता है परामर्श दाता, यानी काउंसलर। एक जो होता है समस्या से ग्रसित होता है, जो अपनी समस्या को लेके एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, एक मनोविशेषज्ञ, मनोचिकित्सक के द्वारा, जो उस समस्या के बारे में बेहतर व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है और एक अच्छा मनोवैज्ञानिक है, उसके पास अपनी समस्या को लेकर जाता है। और वो मनोवैज्ञानिक, वो परामर्शदाता उस समस्या को बड़े गहनता से, बड़े गहराई से सुनता है, उसके विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करता है कि समस्या का शुभारंभ क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री कैसी थी, समस्या भी वर्तमान में कितनी बड़ी है, भविष्य में कितनी बड़ी हो सकती है, इस समस्या की क्या क्या जड़ें हैं। ये सारी बातों को परामर्शदाता यानी कि काउंसलर सुनता है और सुनने के बाद उस समस्या का समाधान सीधे प्रार्थी को देता है। उसमें प्रार्थी की राय जानने की कोशिश करता है कि मैं आपको ये समाधान दे रहा हूं, ये बेहतर होगा। और उस समस्या के समाधान को प्रार्थी को मानना होता है और प्रार्थी उस समस्या के समाधान को मान के समस्या का समाधान निकालता है और जीवन में आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि परामर्श में दो पक्षों का समावेश होता है। कौन कौन पक्ष है? एक परामर्श प्राप्तकर्ता और एक परामर्शदाता। अब बात करते हैं भावनात्मक पक्षों की व्याख्या। जो परामर्शदाता होता है वो व्यक्ति के समस्या के साथ साथ उनके भावनात्मक पक्ष को जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति अपनी समस्या से किस तरह लिप्त है, वो समस्या इसको कितना इफेक्ट कर रही है, कितना प्रभावित कर रही है। अगर वो समस्या सामान्य है, उस समस्या के व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना होता है, तो वो सामान्य समाधान लेता है। लेकिन अगर देखना है कि समस्या इतनी जटिल है जिसने व्यक्ति के आंतरिक मन को झकझोर के रख दिया है, मतलब व्यक्ति के इमोशन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस समय उसके भावनात्मक पक्षों की व्याख्या के बारे में, उनसे भावनात्मक पक्षों की जानकारी लेता है और उनके भावनात्मक पक्षों की व्याख्या सुनकर ही निर्णय लेता है कि किस तरह का समाधान किया जाए। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सहायता। जो परामर्श है वो सामूहिक सहायता नहीं है, वो एक इंडिविजुअल हेल्प है, एक व्यक्तिगत सहायता है। उस सहायता के माध्यम से व्यक्ति जो अपनी समस्या को लेकर जाता है तो परामर्शदाता उसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है जो व्यक्ति समस्या को लेकर गया है। समूह में कब संभव है? जब एक ही समस्या से, एक ही प्रकार की समस्या से कई लोग ग्रसित हों, ऐसे समय में व्यक्तिगत सहायता की जाती है परामर्श सेवा में। इसका एग्जाम्पल होगा कि कोरोना के कई पेशेंट एक साथ डॉक्टर के पास समाधान के लिए या मनोचिकित्सक के लिए जा रहे हैं। तो कोरोना महामारी जो है वो आदमी के मन में खौफ, डर कर दे रहा है, आदमी के इमोशन को झकझोर दे रहा है, इसलिए उनको भी समय समय परामर्श की आवश्यकता पड़ रही है। तो जब एक जैसी समस्या से कई लोग ग्रसित हैं, वो अगर एक समूह में जाके परामर्श लेते हैं, समस्या तो जटिल है पर कई लोगों की समस्या एक समान है, ऐसे सिचुएशन में सामूहिक परामर्श काम का कार्य हो सकता है। लेकिन अधिकांश तौर पर दिखाता है तो परामर्श का कार्य व्यक्तिगत होता है। व्यक्ति अपनी समस्या को लेके, क्योंकि परामर्श क्यों लेता है? क्योंकि अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं निर्देशन के आधार पर नहीं कर पा रहा है, समस्या जटिल हो गई है। ऐसी स्थिति में अपनी बात को गोपनीयता बनाए रखने के लिए वो किसी परामर्शदाता के पास जाता है और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत सहायता मांगता है कि मेरी बात को गोपनीय रखिएगा, मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मेरे से ऐसे भूल चूक हो गई है, तो उस समय परामर्शदाता उसको व्यक्तिगत जानकारी देता है। इसलिए इसको व्यक्तिगत सहायता का नाम दिया गया है, इसलिए विशेषता का मुख्य बिंदु है। आगे बात करें समायोजन हेतु प्रार्थी की सहायता। जब व्यक्ति अपनी जटिल समस्याओं को लेकर परामर्शदाता के पास जाता है तो परामर्शदाता उनके सभी बैकग्राउंड को सुन के, सभी भावनात्मक संज्ञानात्मक पक्ष को जान के उनके समायोजन हेतु एक बेहतरीन रास्ता बताता है। वो बेहतरीन रास्ता कैसे बता देता है?
क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, उस क्षेत्र का एक अनुभवी व्यक्ति है, इसलिए आपकी समस्या का बेहतर जो समाधान है वो आप तक प्रस्तुत करता है और आपके समायोजन में प्रार्थी की सहायता करता है। आगे जानते हैं वैज्ञानिक सुझाव। जो परामर्शदाता होता है वो एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है, वो एक अच्छा मनोविशेषज्ञ होता है जो व्यक्ति के मानसिक मनोस्थिति को जानता है। और आप जानते हैं कि जो मनोविज्ञान की आधारशिला है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। ऐसी किसी कथा कहानी पे भरोसा नहीं करते, उसकी जो भी प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो वैज्ञानिक है या विज्ञान के आधार पर चलता है। इसलिए परामर्शदाता को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसलिए परामर्श को क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक सुझाव। उसके जो सुझाव होते हैं वो प्रयोगात्मक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। उसमें कोई फालतू की बातें नहीं होती है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, जबकि उसके ऊपर पहले से एक्सपेरिमेंट किया जा चुका होता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान उस प्रकार परामर्शदाता द्वारा कर लिया गया होता है, अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो वैज्ञानिक सुझाव देता है। बिना तर्क के, बिना किसी साइंटिफिक रीजन के वो सुझाव नहीं देता है। आगे देखते हैं समस्या केंद्रित। खासकर इसकी मुख्य जो विशेषता है समस्या केंद्रित परामर्श क्या होता है, उसका मुख्य काम होता है समस्या को दूर करना। परामर्श का मुख्य काम है समस्या को दूर करना, जबकि निर्देशन का मुख्य कार्य क्या था, व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। निर्देशन में खाली व्यक्ति को मोटिवेट करना था ताकि अपनी समस्या का समाधान वो खुद ढूंढे, लेकिन परामर्श में क्या है, व्यक्ति को जो समस्या है उस समस्या का निचोड़ परामर्शदाता को निकालना होता है। समस्या का समाधान परामर्शदाता को किसी भी कंडीशन में निकालना होता है, क्योंकि ये जो इसकी विशेषता है वो समस्या केंद्रित होती है। पहला फोकस मनोवैज्ञानिक का या परामर्शदाता का समस्या होती है। समस्या पर ही वो काम करता है कि समस्या कैसी है और किस तरह समाप्त की जाए, इसलिए इसको हम समस्या केंद्रित इसकी विशेषताओं में लिखते हैं। आगे देखते हैं परामर्शदाता की मुख्य भूमिका। परामर्शदाता की मुख्य भूमिका होने के कारण ही ये परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग है, क्योंकि इसमें जो प्रार्थी होता है वो अपनी समस्या को जाके परामर्शदाता को बता देता है और उसके बाद पूरा कार्य परामर्शदाता करता है। उसके बारे में हिस्ट्री जानना, बैकग्राउंड जानना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जानना, भविष्य के बातों को समझना, ये सब किसका कार्य है, परामर्शदाता का। सारा हल, सारा निचोड़ वही निकालेगा, व्यक्ति केवल अपनी समस्या को रखने का काम करता है। जबकि निर्देशन में क्या था, निर्देशन में व्यक्ति को ही समस्या समाधान करने योग्य बनाया जाता है, व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता था। और इसमें क्या है, व्यक्ति केवल अपनी समस्या के बारे में परामर्शदाता को बताता है, बाकी पूरा काम परामर्शदाता करता है। इसलिए परामर्शदाता की मुख्य भूमिका होती है परामर्श में। आगे बात करें विशेषज्ञ द्वारा परामर्श। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि परामर्श कोई ऐसे एरू गैरू का काम नहीं होता है। परामर्श एक विषय विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, वो एक अच्छा मनोचिकित्सक होता है, एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होता है, जो आपके आर्थिक, शारीरिक, व्यवहारिक या यूं कहे कि आपके भावनात्मक पक्ष, सभी पक्षों को समझता है, जानता है, समझता है, तब जाके आपको समस्या का समाधान ढूंढता है और बताता है कि वो क्या है, एक अच्छा विशेषज्ञ है। ऐसा कोई भी फालतू व्यक्ति नहीं है, वो बहुत होशियार है, प्रबुद्ध है उस क्षेत्र का अनुभवी आदमी है, इसीलिए उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। और विशेषज्ञ द्वारा ही परामर्श दिया जाता है। बाकी किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो उसको हम निर्देशन का नाम देते हैं, लेकिन जब कोई विषय विशेषज्ञ दे, कोई अच्छा बेहतर व्यक्ति दे, तो उसको हम परामर्श का नाम देते हैं। मित्रवत वाद विवाद। परामर्श की प्रक्रिया में जो परामर्शदाता होता है अपने प्रार्थी के साथ मित्रवत संबंध बनाता है, मित्रवत वाद विवाद करता है, ताकि व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो जिज्ञासा है और जो मूल समस्या है वो निश्चित रूप से निकल के आए। क्योंकि जब तक मूल समस्या निकल के नहीं आएगी उसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं किया सकता। लोग बार बार आपको सुनने में आता होगा कि डॉक्टर से, वकील से और इंस्पेक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर हो, मनोचिकित्सक हो, वकील हो या पुलिस या इंस्पेक्टर हो, उससे कोई बात मत छुपाइए। अगर अपनी समस्या को आप खुल के बताएंगे, जितना ही खुल के, जितना ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही बेहतर आपको, उतना ही जल्दी आपको समाधान मिलेगा। इस बेहतर समाधान के लिए और खुल के समस्या को जानने के लिए परामर्शदाता को अपने प्रार्थी के साथ
मित्रवत वाद विवाद या मित्रवत संबंध रखना पड़ता है, जिससे प्रार्थी खुलकर अपनी समस्या को बता सके। कुछ ऐसी आंतरिक समस्याएं होती है जिसमें लोग हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को HIV एड्स की समस्या है और HIV एड्स की समस्या से वो हीन भावना का शिकार हो गया है। वो अपने आप को बार बार मारने की कोशिश करता है, अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में वो परामर्शदाता उससे मित्रवत व्यवहार करता है, ताकि अपने एड्स के बारे में, अपने सिम्टम के बारे में या अपने जो मानसिक हीनता के बारे में उसको स्पष्ट रूप से दिल खोल के बता सके, जिससे परामर्शदाता उसका बेहतर उपचार कर सके या बेहतर थेरेपी दे सके। अगला बात है, अगले आखिरी पॉइंट है कि प्रार्थी केंद्रित या अंतिम निर्णय प्रार्थी का। पूरी समस्या को सुनने के बाद परामर्शदाता क्या करता है? समस्या सुनने के बाद उसका एक बेहतर आकलन करता है, असेसमेंट करता है, उसको पूरा मूल्यांकित करता है कि समस्या का समाधान कैसे करूं, और उसके बाद जब समस्या का समाधान बताता है उसके बाद भी वहां पर प्रार्थी की मर्जी होती है कि उसका वो अनुपालन करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो समस्या ठीक होती है। कई बार क्या करते हैं जो प्रार्थी होते हैं, उस सुझाव को न मानते हुए वहां से चले जाते हैं किसी और परामर्शदाता के पास। यानी अंतिम जो निर्णय है वो प्रार्थी के हाथ में होता है। भले ही जो परामर्श की प्रक्रिया है वो परामर्शदाता केंद्रित जरूर है, उसमें सारी भूमिका परामर्शदाता की होती है, लेकिन आखिरी मर्जी प्रार्थी की चलती है। भाई परामर्शदाता कितना भी अच्छा परामर्श दे दे, लेकिन प्रार्थी अगर उस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, प्रार्थी अगर नहीं मानेगा तो परामर्शदाता को क्या लगी है? ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी नहीं मान सकते, तुम अपने घर जा सकते हो या किसी और व्यक्ति से परामर्श ले सकते हो। ऐसे स्थिति में अंतिम निर्णय किसका होता है? प्रार्थी का होता है। आइए हम जानते हैं परामर्श की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा परामर्श की कुछ विशेषताएं, इसके अलावा अन्य भी कुछ बिंदु हो सकते हैं जिसको आप जोड़ना चाहे तो बिल्कुल निश्चित रूप से जोड़ सकते हैं, जो सटीक लगे। अब हम चर्चा करेंगे परामर्श की आवश्यकता व महत्व, किन किन क्षेत्रों में या किन किन बातों में हमें परामर्श की बेहतर आवश्यकता पड़ती है या हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्तमान समस्या के हल हेतु परामर्श की आवश्यकता। व्यक्ति का जीवन संघर्ष और समस्याओं से घिरा हुआ है। दिन प्रतिदिन नए नए चैलेंजेस, नए नए बैरियर्स आते रहते हैं हमारे जीवन में। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हम परामर्शदाता के पास जाते हैं, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले वर्तमान की समस्या को सुलझाइए। वर्तमान तो लंबा पड़ा ही है, अभी बहुत वर्तमान बाकी है, बहुत जीवन बाकी है। आप उस भविष्य के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि भविष्य में कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को छोड़ते हुए सबसे पहले वर्तमान समस्याओं के बारे में सोचिए और वर्तमान समस्याओं का समाधान कीजिए। आगे देखते हैं व्यक्तिगत समस्याओं के हल हेतु परामर्श की आवश्यकता। तो देखेंगे तो वर्तमान समस्या का समाधान पहले करते हैं, भविष्य को छोड़ देते हैं। उस समय के साथ जब भविष्य की बात आएगी, समस्या आएगी तो समाधान करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में समस्या न आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आएगा तो पूरा समाधान करेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्तमान में जिए। जो व्यक्ति वर्तमान को जीना सीख गया वो जीवन का अच्छा आनंद उसे मिल गया। जो व्यक्ति हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब करते हैं उनका कभी भी वर्तमान ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा संदेश है कि आप वर्तमान में जिए, भविष्य को सोचकर वर्तमान को खराब ना करें। भविष्य में क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन जानता है। उस भविष्य की चिंता में आप वर्तमान खराब ना करें। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत समस्या के हल हेतु। जो निर्देशन की आवश्यकता थी वो सभी के जीवन में आती है, लेकिन जो परामर्श की आवश्यकता है, परामर्श व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए या गोपनीय समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्तिगत समस्याओं के हल के लिए या गोपनीय समस्याएं, जो समस्या हम सबसे नहीं बोल सकते या सबके बस को रोग नहीं है उसका समाधान करना, ऐसे समय में हमें एक अच्छे परामर्शदाता, एक अच्छे विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, जब अपनी व्यक्तिगत समस्या को हम वहां पर जाके हल कर सके या उनसे समाधान ले सके। आगे चर्चा करते हैं सामाजिक सामंजस्य हेतु। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में उठना बैठना, संस्कृति, कल्चर और समाज में ही अपना विकास करता है। और समाज में रहते रहते उसे ढेर सारी सामाजिक समस्याएं आती हैं। उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वो सबसे पहले सामान्य तौर पर निर्देशन का सहारा लेता है। लेकिन समस्याएं जब जटिल बन जाती है तो वो उस समय आपको परामर्श की या विशेष परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप किसी एक ब्राह्मण समाज में या कि ऐसे समाज में जाकर शिफ्ट हो गए हैं जहां लोग शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं और आप एक मांसाहारी हैं, बिना मांसाहार के आपका जीवन संभव नहीं है या आप छोड़ नहीं पाते। ऐसे समय में आपको उनके साथ एडजस्ट करना है, रोज नए नए झगड़े होते हैं, आप
नॉनवेज खाते हैं और वहां सोसाइटी के लोग नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते और देखना ही पसंद नहीं करते। इस चक्कर में आपकी रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं और आपका इतना हाइपर हो जाता है, आप इतना मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे तमाम स्थितियों में आपको सामाजिक सामंजस्य हेतु परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करेंगे संवेगात्मक सामंजस्य हेतु। हम एक प्राणी हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ढेर सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। आज विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया, वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली कि रोबोट बनाना शुरू कर दिए हैं जो मानव के जैसे दिखते हैं और मानव जैसे ढेर सारे काम कर लेते हैं। आपने कई पिक्चर, कई मूवी में रोबोट के बारे में देखा होगा। आपने सब कुछ होता है उनके अंदर, पर इमोशन नहीं होता है। इमोशन एक ऐसी चीज है जिसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, जिसको हम रोबोट में फीड नहीं कर सकते। आपने एक रजनीकांत की पिक्चर देखी होगी, उस रोबोट में सब कुछ होता है लेकिन इमोशन नहीं होता है, क्योंकि हम मानव हैं, हमारे अंदर इमोशन, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के हिसाब से इमोशन का निर्माण होता है और रोबोट में वो इंद्रियां नहीं हो पाती, पूरे रूप से मशीन के रूप में होती हैं। और हम क्या होते हैं? मानव हैं, इसलिए हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। जितने भी जीव हैं जिसकी संरचना ईश्वर या ऊपर वाले ने की है, उसके अंदर इमोशन हो सकता है, पर एक कंप्यूटर रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होता है। तो हमारे जो इमोशन है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं, हमारे किसी अच्छे संपर्क, हमारे पत्नी, माता पिता या किसी अच्छे प्रियजन के गुजर जाने के बाद इस तरह टूट जाते हैं, इस तरह इमोशन हो जाते हैं कि हमें अपने इमोशन पे नियंत्रण नहीं कर पाते और पागलपन के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हमारे साथ आती हैं कि हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इमोशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छे मनोचिकित्सक या परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ती है कि आपके संवेगों का सामंजस्य करें, आपके इमोशन को कंट्रोल करके एक अच्छा व्यक्ति पुनः बनाए। आगे देखेंगे स्वयं के मूल्यांकन हेतु। आप कैसे व्यक्ति हैं? अगर ये प्रश्न किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्ति हूँ, मैं कोई गलतियां नहीं करता है, जानबूझ से गलतियां नहीं करता, कुछ कुछ गलती से हो जाती है, बाकी तो मैं बहुत बेहतर हूँ। अपनी गलतियों को जानना है तो सबसे पहले आप आत्म अवलोकन करिए, अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए और दूसरे के स्थान पे अपने आप को रख के देखिए कि मैं उनके स्थान पे होता तो क्या होता। आप आए दिन किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे वेट नहीं कर पाते, ढेर सारी समस्याएं हैं जो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके अंदर एंजाइटी हो जाती है और न जाने कितनी समस्याएं जो नहीं होनी चाहिए वो भी आपके अंदर हो जाती हैं। इसलिए परामर्शदाता के पास लोग जाते हैं और परामर्शदाता एक छोटी सी सलाह देता है, इस तरह आप कुछ मत करो, बस शाम को एक स्व मूल्यांकन करो। अपना शाम को दिन भर आप जो भी गतिविधि करते हैं, पाप पुण्य जो भी करते हैं, शाम को सोने के पहले, हर व्यक्ति को सोते ही नींद नहीं आती, व्यक्ति सोचता है और सोते समय कुछ न कुछ दिमाग में सोचता है, कुछ चिंतन करता हो सकता है, फिल्मी बातें, पारिवारिक बातें, अदर कोई हो सकता है। आप उस प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए बंद करिए और मैं जो बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक विधि है कि आप सोने के पहले अपने दिन भर की प्रक्रिया को स्व मूल्यांकित करिए कि आपने जो भी अच्छे और बुरे कार्य किए कि आज मैंने कितना कार्य किया, कितने पैसे कमाए, कितने अच्छे कार्यों से कमाए, कितने गलत धंधे से कमाए, ये सारी बातों का मूल्यांकन करें तो हो सकता है कि बेहतर इंसान या बेहतर व्यक्तित्व के मालिक आप हो सकते हैं और एक बेहतर इंसान के रूप में समाज का और अपना कल्याण कर सकते हैं। आइए जानते हैं वैज्ञानिक सलाह हेतु परामर्श की आवश्यकता। अगर कोई वैज्ञानिक सलाह लेनी है आपको तो परामर्शदाता या मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। बाकी फालतू के सलाह तो फ्री में बढ़ रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह फ्री के सलाह बढ़ रहे हैं। फला चीज की समस्या तो खाए फला चीज, क्या आप मानसिक दबाव से ग्रसित हैं, ये खाइए, ये प्रयोग करिए, ये सब फ्री की चीजें हैं। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं या वैज्ञानिक सलाह चाहिए आपको तो आपको परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी। क्षमता का पूर्ण उपयोग। आपके अंदर असीम क्षमताएं हैं, मैं इसके पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं कि आप मानव हैं, ईश्वर की असीम संरचना है, आपके अंदर अदम्य साहस है, अदम्य क्षमताएं हैं, पर उस क्षमता का पूर्ण उपयोग आप शायद नहीं कर पाते। कहा जाता है कि मानव अपने मस्तिष्क का केवल 1% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है। जो बहुत बड़े तेज तर्रार लोग होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, वो अपने मस्तिष्क का केवल 2% हिस्सा उपयोग कर पाते थे। कुछ बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं जो अपने मस्तिष्क का 7 से 8% हिस्सा यूज कर पाते हैं, बाकी वेस्ट ऐसे रखे रखे डमी।
तो क्यों ना हम अपने सभी क्षमताओं का पूर्ण विकास करें, पूर्ण उपयोग करें। इसके लिए अपनी क्षमताओं को डेवलप कैसे करें, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कैसे करें, इन सब कार्यों के लिए आपको परामर्श की आवश्यकता हमेशा दैनिक जीवन में पड़ती रहती है। आगे देखते हैं शैक्षिक समस्या के समाधान के लिए। शिक्षा के मार्ग में तमाम ऐसी बाधाएं आती हैं। आपने एक सिनेमा देखा, एक मूवी देखा होगा 3 इडियट। उसमें बच्चा शैक्षिक समस्या से इस प्रकार ग्रसित हो जाता है, वो अपने सेमेस्टर को पास नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता है, और कई बार आत्महत्या करने का प्रयास करता है। तो आदमी इस स्तर तक भटक जाता है, इस स्तर तक दबाव महसूस करता है शैक्षिक समस्याओं से कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने को तैयार होता है। ऐसी स्थिति में आपको बेहतर परामर्श और बेहतर परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक समस्या के समाधान के लिए जब व्यक्ति एक अच्छा व्यवसाय बन जाता है, उसका व्यवसाय अच्छे से चल रहा होता है और अचानक से किसी संकट की घड़ी में उसका व्यवसाय डूबने लगता है या बर्बाद होने लगता है या कमजोर हो जाता है वो, या व्यवसाय खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में ढेर सारी दुश्चिंताएं, चिंता, मनोविकृति या भगनासा, तनाव, ढेर सारी चीजें उसके अंदर घर कर जाती हैं। बीपी, शुगर और एंजाइटी की बीमारी दवाई लेना शुरू कर देता है। वो बार बार नींद आने की गोली लेता है, बार बार तनाव मुक्त होने की गोली लेता है। ऐसी दशा में उसको एक अच्छे परामर्श और एक अच्छे परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। अब बात करें समस्त मानसिक विकारों के समाधान के लिए परामर्श। व्यक्ति जो कि इमोशंस वाला प्राणी है, इसके अंदर अगर इमोशन है तो ढेर सारे मानसिक विकार भी आएंगे। ढेर सारी भगनासा, चिंता, दुश्चिंता इत्यादि तनाव, ढेर सारे ऐसे इमोशंस चीज है जो आपके अंदर समय समय पे किसी समस्या के कारण आते और जाते रहती है। इस चीज के समाधान के लिए समय समय पर जैसे ही आपको तनाव महसूस हो, बहुत भगनासा हो, बहुत दुश्चिंता हो, अगर आपको लगता है कि इसका समाधान हम खुद नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता है एक अच्छे परामर्श की, एक अच्छे परामर्शदाता की। इसलिए मैंने ढेर सारी आवश्यकताओं और महत्व के बारे में यहाँ वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और भी चीजें आती हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपको समस्या का समाधान पूछना हो, इसके अलावा अन्य पॉइंट के बारे में चर्चा करना हो, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर होगा 9669344871। इस नंबर पे आप मुझे कहीं भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूरी समस्या का समाधान या पूरी चर्चा करूंगा इस मुद्दे पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मुझे एक नया उत्साह देता है अगली वीडियो बनाने के लिए, एक और मेहनत करने के लिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।